हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लर्न होम्योपैथी चैनल से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे एक्रोनिटम नेबुलस। एक्रोनिटम नेबुलस एक एक्यूट केसेस शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है और हम फिजिशियंस डेली लाइफ में एक्रोनिटम नेबुलस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। Acronym Nebulas is a very good medicine which we use in our daily life. Acronym Nebulus, the common name is monk's hood. ये रैननक्यूलेसी फैमिली का है और अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। Constitution. It is generally indicated in acute or recent cases occurring in young person, especially girls of a full plethoric habit who lead a sedentary life, persons easily affected by atmospheric changes, dark hair and eyes, rigid muscular fiber. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एकोनाइट एक एक्यूट और रीसेंट केसेस के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। ये हम यंग पर्सन्स, गर्ल्स के ऊपर यूज करते हैं। कौन से गर्ल्स जहाँ जिसका प्लेथोरिक हैबिट है। अब व्हाट डू मीन बाय प्लेथोरिक हैबिट? प्लेथोरिक मतलब आलसी। वो गर्ल जो हमेशा पढ़ती रहती है, वो ज्यादा टेबल वॉक करती है, कभी मूव नहीं करती, उसके लिए सेडेंटरी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन गर्ल्स के लिए एकोनाइट इज अ वेरी गुड रेमेडी। और एकोनाइट हम लोग किस पे देते हैं? हम एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए एकोनाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए एकोनाइट, हेपासल्फ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। एकोनाइट को चूज करने के लिए उसका मेंटल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल बैकग्राउंड का इंपॉर्टेंस हम लोग इसमें और ज़्यादा समझ में आता है कि मास्टर हैनीमैन ने एकोनाइट को यूज़ करने के लिए हम सभी फिजिशियंस को एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया है। वो इंस्ट्रक्शन कैसा है? He says, whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the modal symptoms and be careful that it closely resembles them. The anguish of mind and body, the restlessness, the disquiet not to be allayed. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब भी हम लोग एकोनाइट को होम्योपैथिकली चूज करते हैं तब हम लोग तीन चीज देखते हैं। एक है मोडल सिम्टम, उसका मानसिक जो सिम्टम्स आ रहा है, और हम लोग को वो बहुत केयरफुलनेस के साथ देखना पड़ता है। द एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, एंग्विश मतलब तनाव, एक मानसिक तनाव हम लोग देखते हैं एकोनाइट पेशेंट का। वो हमेशा डर में होता है। उसका डर क्यों होता है? उसका डर होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके डिजीज से ही विल गेट फैटल, उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है वो डिजीज से, और हम लोग उसे कन्विंस नहीं कर सकते हैं। वो इवन ये भी बोल देता है कि कब he will die, when he will die. He fears of death during pregnancy. Restlessness, anxious, does everything in great haste. अगर कोई पेशेंट अगर आपके सामने आता है और उसके चेहरे से ही मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो हमेशा कोई भी चीज़ जो बहुत भी सिंपल है उसे बहुत नर्वसनेस और ग्रेट हेस्ट, बहुत जल्दी करने की कोशिश करता है, किसी भी पोजीशन में स्थिर नहीं होता है। एकोनाइट पेशेंट ऑलवेज मस्ट चेंज पोजीशन। जो कुछ भी देखे एवरीथिंग स्टार्टल सेम, ये सिम्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम? कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पॉइंट नंबर 1, great fear and anxiety of mind with great nervous excitability, afraid to go out, to grow into crowd where there is any excitement or many people to cross the street. इसका मतलब क्या है कि एक एकोनाइट पेशेंट के लिए हमेशा इतना डर है, मानसिक तनाव है, हमेशा दिमाग में चिंता है कि कुछ ना कुछ उसे हो जाएगा, ही और शी विल डाई। उसका नर्व्स हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, वो कभी काम और रिलैक्स से कोई काम कर ही नहीं सकता है। ही फियर्स टू ग्रो आउट, वो बाहर जाने में भी बहुत उसमें फियर है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं अगर बाहर जाऊं तो मेरा नाप फेल हो जाता है, और ऐसे कंप्लेन में भी हम लोग एक्नॉलेज देते हैं। मेंटल एंजाइटी, वरी, फियर accompanies द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट। हम लोग, जो मास्टर हैनीमैन ने कहा है कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन को अपने केस टेकिंग में ये मेंटल एंजाइटी, वरी, फियर, मानसिक तनाव, डर, चिंता, ये
चीज एकोनाइट के लिए रेड लाइन थिंग है, इसके बिना पर ही हम लोग एकोनाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक्स अस सैड, दिस इज द सेकंड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। ये सिम्टम हम और किस चीज में देखते हैं, सबीना में। ड्यूरिंग मेंसेस ये सेम चीज हम लोग नेट्रम कार में भी देखते हैं। फिजिकल जनरल complaints caused by exposure to dry cold air, dry north and west wind। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है? फॉर दिस रिजेंबल्स द मेन कॉजेशन ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड, और एक्सपोजर टू ड्रॉप्स ऑफ कोल्ड एयर, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो तुम बताओ कि एकोनाइट के मेन कॉजेशन क्या है, मेन कॉजेशन इज एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड। ये बीएचएम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर द congestive स्टेज ऑफ inflammation बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, हम लोग इन्फ्लेमेशन के लिए फर्स्ट ग्रेड ड्रग है एकोनाइट। ब्राइनिया भी एक बहुत ज्यादा अच्छा ड्रग है, हम बाद में पढ़ेंगे बेलेडोना। बेलेडोना भी एक कंजेस्टिव स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। पेन्स आर इंटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम्स रेस्टलेस एट नाइट। रात के समय हम लोग एकोनाइट के पेशेंट में एग्रेवेशन देखते हैं। पेन्स इंटॉलरेबल होता है, द पेशेंट कैन नेवर टॉलरेट द पेन। उसे हमेशा लगता है कि उसका पेन इतना ज्यादा है, नर्वस पेन है, उसे डर लग रहा है कि वो कोई भी काम बहुत इजीली नहीं कर सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये चीज थर्ड ग्रेड रेड लाइन सिम्टम है। एमिनोरिया इन यंग प्लेथोरिक गर्ल्स आफ्टर फ्राइट। जैसे मैंने कहा कि डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है एकोनाइट के लिए, और इसलिए एमिनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइट टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस, कोई भी डर की वजह से उसका मेंसेस बंद हो गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ, क्रॉप, ड्राई होर्स, सफोकेटिंग, लाउड रफ, क्रोकिंग हार्ड, रिंगिंग, whistling on expiration, cough with expiration। ये पॉइंट कफ विथ एक्सपिरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कफ विथ एक्सपिरेशन कौन कौन ड्रग है? एकोनाइट, कॉस्टिकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। ऑन इनहेलेशन स्पॉन्जिया। कफ विथ एक्सपिरेशन, कफ विथ एक्सपिरेशन कौन ड्रग है? एकोनाइट, कॉस्टिकम। कफ विथ इनहेलेशन कौन है? स्पॉन्जिया। ये हम लोग को दिमाग में याद रखना चाहिए, बीएचएम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कॉजेशन? ड्राई कोल्ड विंड और ड्रॉप्स ऑफ एयर। जैसे मैंने कहा था कि एकोनाइट पेशेंट बहुत ज्यादा नर्वस पेशेंट होता है। ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकम्बेंट पोजीशन द रेड फेस बिकम डेडली पेल और ही बिकम्स फेंट और गिडी एंड फॉल्स एंड ही फियर्स टू राइज अगेन, ऑफन accompanied by vanishing of sight and unconsciousness। जैसे मैंने कहा कि एकोनाइट पेशेंट को इतना ज्यादा डर लगता है, वो कोई भी पोजीशन में स्थिर होकर नहीं बैठ सकता है। उसका जो रेड फेस है वो डेडली पेल होता है, वो डर इतना डर हुआ कि उसका मुंह सूखा हो जाता है, and he feels like he can die. The deadly paleness is in her face, which is accompanied by vanishing of sight, unconsciousness। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीथिंग चिल्ड्रन के लिए कॉन्वर्शन हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। एकोनाइट के पेशेंट्स हमेशा अपने फिस्ट, फ्रेट्स एंड स्क्रीम्स, ये तीन कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग को ये पूछा जा सकता है कि एकोनाइट का चिल्ड्रन तुम बताओ। ये है कि चिल्ड्रन नॉट्स इज फीस्ट, अपने हाथ के मुट्ठी को ही विल नॉ, फ्रेट एंड स्क्रीम, वो इतना डरा हुआ है कि उसके डर की वजह से कन्वर्शन आ रहे हैं। फीवर, फीवर इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बीएचएमएस एग्जाम। एकोनाइट का फीवर कैसा है तुम बताओ? एकोनाइट के फीवर इज बेसिकली स्किन ड्राई एंड हॉट, फेस रेड और पेल एंड रेड ऑल्टरनेटिवली। ये कैरेक्टर है कि मुंह रेड भी हो सकता है, उसका फेस रेड भी हो सकता है, वो पेल भी हो सकता है, पेल एंड रेड ऑल्टरनेटिवली भी हो सकता है। एकोनाइट का थर्स्ट बताओ? एकोनाइट का थर्स्ट है burning thirst for large quantities of cold water. This is the fourth important characteristic symptom. Burning thirst for large quantities of cold water, intense restless, nervous restlessness, tossing about in agony। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिम्टम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि एकोनाइट सिम्टम को के लिए मास्टर हैनिमैन ने बहुत कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो मास्टर हैनिमैन सेज
Aconite should never be given simply to control the fever. Never alternate with other drugs for that purpose. अगर किसी पेशेंट हम लोग में क्लिनिक में आए जिसका फीवर हो रहा है, तब हम लोग को एकोनाइट नहीं देना चाहिए। हमको एकोनाइट कब देना चाहिए? जब एकोनाइट हम लोग के टोटलिटी ऑफ सिम्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप लोग को ये मालूम नहीं है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम को भी इजी वे में डिस्कस करेंगे। तो मास्टर हनीमैन सेज अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम में एकोनाइट आ जाए किसी भी पेशेंट के लिए, तब ही हमें एकोनाइट देना चाहिए। अनलेस इंडिकेटेड बाय एक्साइटिंग कॉज इज नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर। इसका मतलब क्या है कि टाइफाइड फीवर में अगर एक्साइटिंग कॉज, अगर जो कॉज उस टाइफाइड फीवर को एक्साइट कर रहा है, अगर उस कॉज का इंडिकेशन में हम लोग का एकोनाइन नहीं आया टोटलिटी लेते वक्त, तो हमें कभी भी टाइफाइड फीवर में एकोनाइन नहीं देना चाहिए। नाउ वी विल डू मॉडलिटीज। एग्रवेशन, इवनिंग एंड नाइट पेन्स are insupportable in a warm room when rising from bed, lying on affected side। lying on affected side के लिए और ज्यादा कोई ड्रग्स बताओ। that can be Hepasulf, Nux moschata। Amylation in open air, ओपन एयर का ड्रग बताओ। ओपन एयर का ड्रग क्या है? एलुमिना, मैक्का, पल्सिटिला, सबाइना। रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री, एकोनाइट का कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सल्फर ऑल केसेस में है। ये भी हम लोग को पता होना चाहिए कि एकोनाइट का एक्यूट मेडिसिन है सल्फर, सल्फर का क्रॉनिक मेडिसिन है एकोनाइट। इंफ्लेमेटरी कंडीशन में हम लोग पहले एकोनाइट देते हैं, सेकेंड सल्फर देते हैं उसको कम्प्लीमेंट करते हुए। इसके अलावा एकोनाइट का कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कॉफिया हो सकता है फीवर, स्लीपलेसनेस, इंटॉलरेंस ऑफ पेन के लिए। आर्निका हो सकता है ट्रॉमेटिज्म के केस के लिए। सल्फर हमेशा ऑल केस में। सो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आपके एक सब्सक्रिप्शन से और शेयर से हम लोग का इंकरेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वी आर ट्राइंग टू ग्रो अवर चैनल, क्योंकि हम लोग होम्योपैथी बीएचएमएस के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, पर हम लोग को एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। और एग्जाम के लिए कोई भी सोल्यूशन के लिए इजीएस्ट वे फॉर एनी स्टूडेंट इज लर्न होम्योपैथी। थैंक यू।